morning, students. Welcome again to the sociology class. Continuing with the same chapter number 4, change and development in rural society. Yesterday we have discussed about the zamindari system, raiyatwari system, mahalwari system, and the abolition of zamindari system, land sealing, land reforms, and the consideration of land holdings. And today we will discuss about the green revolution. So what is green revolution? Green revolution was a revolution started in 1960s and 70s, had a drastic change in the productivity. ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जो 1960 में और 70 में स्टार्ट हुआ और उसने ड्रास्टिक चेंज लाया किसमें, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, है ना. And green revolution refers to an extraordinary increase in agriculture produce. The green revolution has been possible due to the adoption of a new technology and using high yielding varieties of seeds. है ना. Rice, wheat, jowar were among the first crops to be grown with the seeds. Okay. बच्चा, Norman Borlaug is known as the father of green revolution, है ना. And M.S. Swaminathan has been called the father of green revolution in India. He was introduced the HYV seeds यानी कि high yielding variety seeds of wheat in India, है ना. Introduced in those areas where there are possibility of water source and fertile लैंड्स. जो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट किया गया, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसे एरियाज में जहाँ की पॉसिबिलिटी थी किस चीज़ की, वाटर सोर्सेज की और फर्टाइल लैंड था जहाँ पे, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया. ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, है ना. नाउ द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस थे ग्रीन रेवोल्यूशन से. फर्स्ट टाइम इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट सरप्लस. फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंडिया में अब जो प्रोडक्टिविटी थी ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी राइस और व्हीट की, वो अच्छी होने लगी थी, है ना. इसलिए उसकी जो कह सकते हैं सरप्लस वैल्यू थी वो बढ़ गई थी. तो जो राइस और व्हीट था उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा फर्स्ट टाइम. इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर गवर्नमेंट बट ऑल्सो फॉर इंडियन साइंटिस्ट हु क्रिएटेड सीड्स. ये एक ग्रेट अचीवमेंट थी किसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट हो रहा था हमारे यहाँ से व्हीट और राइस. तो और इंडिया के जो साइंटिस्ट थे उनके लिए भी एक ग्रेट अचीवमेंट क्यों थी, क्योंकि उन्होंने जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्रिएट किए थे उनके लिए भी एक कह सकते हैं कि एक अच्छी वो थी, ग्रेट अचीवमेंट थी उनके लिए भी, है ना. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज्ड, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबर वेंट अप. इससे ग्रीन रेवोल्यूशन से और क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबर वेंट अप. ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज, है ना, बिकॉज डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर लेबर वेंट अप. यानी कि जो एग्रीकल्चर लेबर थी उसके लिए जो कह सकते हैं कि मजदूरों की ज़रूरत हुई, तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी थी वो इंक्रीज होने लगी, है ना. जो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करने के लिए मजदूरों की नीड होने लगी एग्रीकल्चर में. जो और भी बहुत सारी जो न्यू टेक्निक्स जो यूज़ हो रही थी उनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ हो रही थी, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए तो उस टाइम पे किनकी जो टेक्नीशियंस थे उनकी नीड होने लगी. तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो इंक्रीज होने लगी ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ये किसका एडवांटेज है ये. The other advantages of green revolutions are it solved the food crisis of India by making the farmers to grow crops with the high yielding varieties, है ना, to provide sufficient nourishment and nutrients to the crop for the using of fertilizers, है ना, and the protect the plant from the attack of pests, है ना, due to the use of pesticides and insecticide, है ना.
Now the disadvantages: increased inequality in rural areas. Rural areas में inequality increase होने लगी due to the green revolution. कैसे? Only rich landlords who could afford the HYV seeds could make profits. इंक्रीज होने लगी इनइक्वालिटीज कैसे? देखो रूरल एरियाज में कि केवल ओनली रिच लैंडलॉर्ड, जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे, हु कुड अफोर्ड द HYV सीड्स, वो ही केवल HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे उनको खरीद सकते थे और उनसे प्रॉफिट ले सकते थे, है ना। जो पुअर थे वो उनका यूज नहीं कर पाते थे, है ना। लोअर क्लास एग्री सब्सटेंस, लोअर क्लास से यहाँ जो मीन्स है वो लोअर क्लास कास्ट वाइज नहीं है, वो एग्रीकल्चर सब्सटेंस से है कि जो लोग रिच लैंडलॉर्ड थे या फिर पुअर लैंडलॉर्ड थे, है ना। So they did not have resource to produce surplus. They did not have resource ही नहीं थी उनके पास प्रोड्यूस करने की, सरप्लस प्रोड्यूस यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनके पास रिसोर्स ही नहीं थी जिससे कि वो मार्केट में उसको सेल करें और प्रॉफिट कमा सकें। उनके पास उतना ही होता था जितना कि वो अपने लिए यूज कर सकें, है ना। Land taken away from tenants by landlords as they wanted to make extra profit rather than paying them. जो लैंडलॉर्ड थे वो टेनेंट, जो पीजेंट्स थे जिनको लैंड दिया जाता था, किस पे? रेंट पे दिया जाता था, उनसे अपना लैंड वापस ले लेते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट थे वो कमाना चाहते थे, ना कि वो जो उनको रेंट दिया जाता था उससे वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो अपने लैंड वो वापस ले लिया उन्होंने। ड्यू टू द ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना, उससे उनको जो सरप्लस वैल्यू थी वो बढ़ने लगी, जो टेक्नोलॉजी थी उनको यूज करने के बाद, है ना। और क्या हुआ? उन्होंने अपना लैंड वापस ले लिया ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट्स। ये उनके लिए क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया टेनेंट्स के लिए, है ना। जो उनका प्रॉफिट जो था, जो वो कमा रहे थे, जो कि उनकी लाइवलीहुड थी, अब वो उससे उनसे ले ली गई, है ना। जो लैंड उन्होंने लिया था उस पे रेंट पे, वो अब उनसे वापस ले लिया गया। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। जो उनका जो कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट था वो उनसे ले लिया गया, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस क्लास, ऑल वर्क विच यूज टू बी डन बाय मैनुअल लेबर वॉज रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। जितना भी वर्क पहले कौन करते थे? मैनुअली लेबर, जो लेबर के द्वारा क्या कराया जाता था फील्ड में, वो अब किसके द्वारा होने लगा? मशीन्स के द्वारा होने लगा। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। यहाँ पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, किसके लिए? जो मैनुअल लेबर थे उनके लिए, है ना। तो ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक डिसएडवांटेज है ना। नाउ द रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। क्या हो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद? जो रिच थे, क्योंकि उनको तो और टेक्निक्स मिल गई और उनके पास मनी था, इसलिए उन्होंने वो टेक्निक्स बाय कर ली, खरीद ली, है ना। और उनका यूज करने लगे अपने लैंड में, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर उसको बढ़ाने के लिए। तो उनके पास तो ज्यादा और भी ज्यादा कह सकते हैं कि जो वो रिच थे तो वो और रिच होने लगे। लेकिन जो पुअर थे उसका उनको इसका कोई कह सकते हैं बेनिफिट नहीं हुआ। वो और जो तो पुअर थे वो और पुअर होने लगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं यूज कर पा रहे थे, वो HYV जो सीड्स थे उनको यूज नहीं कर पा रहे थे, अपनी सरप्लस वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे थे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि वो सीड्स जो थे, जो HYV सीड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दीज आर द सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी सीड्स, है ना। बेटर क्वालिटी सीड्स कह सकते हैं कि एज कंपैरिजन ऑफ द नॉर्मल सीड्स, है ना। दीज सीड्स आर अ बेटर ऑप्शन ऑफ सीड्स इन, कह सकते हैं कि टू ऑब्टेन अ हेल्दी एंड सरप्लस क्रॉप, है ना। तो उसका हम कह सकते हैं कि जो पुअर जो फार्मर्स थे वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, है ना। क्योंकि ये जो सीड्स थे उनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो अच्छी हो रही थी, जो रिच थे वो और रिच होते जा रहे थे लैंडलॉर्ड्स, लेकिन जो पुअर फार्मर थे वो और ज़्यादा पुअर होते जाते थे, है ना। क्योंकि उनकी जो
कह सकते हैं कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी उनकी थी, जो रिच फार्मर्स थे, है ना। इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन वेजेस दे डिक्रीज एज देयर वाज सो मच डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसके बावजूद भी जो उनके जो वेजेस थे वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे, वो डिक्रीज ही हो रहे थे, है ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, है ना। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि क्या था कि 1960 और 70s में जिसने की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसमें ड्रास्टिक चेंज लेके आया, जो कि जिसमें कह सकते हैं हम कि 1960 में जो हमारी कंट्री की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। इसलिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने बाहर से हाइब्रिड जो कह सकते हैं कि जो बीज मंगाए, HYB बीज जो सीड्स थे उन्हें मंगाया, और जिससे कि जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में न्यू टेक्निक्स जो थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया जाने लगा, जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर है, ट्यूबवेल पंप है, या फिर कह सकते हैं कि हाइब्रिड सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन सब का यूज़ किया जाने लगा जो प्रोडक्टिविटी थी उसको इंक्रीज करने के लिए, है ना। और इसके कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, जैसे कि कह सकते हैं कि लोगों का एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ, है ना। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी, बार्टर सिस्टम जो था वो खत्म हुआ, है ना, कैश सिस्टम शुरू हुआ, और साथ ही साथ कुछ एडवांटेजेस भी थे इसके, कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, है ना। एडवांटेजेस में था कि एक्सपोर्ट होने लगे भी, जो हमारे यहाँ से जो ग्रेन था वो एक्सपोर्ट होने लगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। डिसएडवांटेज में क्या था कि जो रिच लैंडलॉर्ड थे केवल वो ही इसका कह सकते हैं कि बेनिफिट उठा पा रहे थे, जो पुअर लैंडलॉर्ड थे वो इसका कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे, है ना। जो पीजेंट्स थे जो रेंट पे लेकर अपना वर्क किया करते थे, उनसे वो कह सकते हैं कि लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने लैंड वापस ले लिया, तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। उनके लिए क्या रहा, हार्मफुल रहा, उसका कोई बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का वो नहीं ले पाए, है ना। और क्या डिसएडवांटेज है, जो रिच थे वो, जो लैंडलॉर्ड रिच थे वो रिच बनते गए, और जो पुअर थे वो पुअर ही होते गए, है ना। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी, ओके। सो द लेक्चर इज ओवर नाउ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।